इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 2 इसके बारे में समझेंगे। इसके पहले क्लास 1 आपको प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप वहां से देख लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें जो है पूरा स्टोन एज है इस लेसन में, इसको हम समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो देखिए, ये एनसीईआरटी ही है और इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई किया गया है ताकि जो है हम समझ पाएँ। तो तुषार की जो है रेल यात्रा है और तुषार जो है वो शादी में जा ही रहा था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या पहले भी लोग यात्रा करते थे? यही क्वेश्चन उसके मन में चल रहा था। तो हम उसको चलने देते हैं। आइए यहाँ पर समझते हैं कि क्या लोग पहले भी यात्रा करते थे? तो देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? पहली बात तो जान लीजिए कि जो सबसे पहले मानव थे, वो घूमते थे। वो एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। यहाँ पर आपके पास 2 चित्र हैं। ये आरंभिक मानव के हैं। इसमें शिकार करने वाला चित्र है और ये जो है इसमें कुछ इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो आरंभिक मानव, जो पहले का मानव था, जो बहुत पहले का, वो घूमता रहता था, वो कभी स्थिर नहीं रहता था। गाड़ियाँ नहीं थी, बस नहीं था, ट्रेन नहीं था, फिर भी घूमता रहता था। क्यों घूमता रहता था? आइए इसमें देखते हैं हम। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो हम उनके बारे में अब जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे जानते हैं, कौन लोग हैं जो है इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो पहले के मानव थे वो क्या थे? आखेटक यानी शिकारी, और खाद्य संग्राहक मतलब भोजन इकट्ठा करने वाले। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है कि उनको आखेटक और खाद्य संग्राहक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भोजन इकट्ठा इसी तरह करते थे, या तो शिकार करते थे या तो खाद्य संग्रह यानी भोजन का संग्रह करते थे। भोजन मतलब फल फूल, कंदमूल, ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो यहाँ पर जो है, जो आरंभिक मानव था वो क्या था? शिकारी और खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर। यहाँ पर ये शिकारी है और यहाँ पर जो है ये भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ये स्थिर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और ये एक ग्रुप में थे, एक कम्युनिटी में थे, समूह में थे। घूमने का कारण समझ लेते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते, तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। जहाँ भी वो रहते थे, वहाँ पर जो है, जो जानवर होते थे, उनको समाप्त कर देते थे खा के, और जो फल-फूल होते थे, वो भी खत्म हो जाते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो भोजन की तलाश में वो एक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो आरंभिक मानव थे, उनका मुख्य काम था भोजन इकट्ठा करना, और उसी के लिए जो
एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। एक कारण और था कि जो जानवर थे, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण जो है चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जो इनका शिकार करते थे, हम हिरण का और भी जानवरों का, तो वे लोग इनके पीछे-पीछे जाया करते थे। तो ये पहला कारण हो गया कि एक जगह कोई फल-फूल या जो है जानवर समाप्त हो गए, तो कहीं चले गए। दूसरा कारण ये है कि जानवर कहीं गए, उनके पीछे-पीछे चले गए। इसके आगे देखें, तीसरा कारण ये है कि पेड़-पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आम के मौसम में आम आता है और अंगूर के मौसम में अंगूर। तो पेड़-पौधों में जो फल-फूल होगा वो अलग-अलग मौसम में आता है। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो तीसरा कारण भी है कि अलग-अलग मौसम के कारण। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल 4 कारण देखे, इनके जो है मूवमेंट के, इनके घूमने के, और बिना किसी बस के, बिना किसी ट्रेन के। और कारण क्या था? कारण ये शिकार करते थे और इसके लिए जो है जानवर तो एक कारण थे ही थे, प्लस जो है भोजन, ये कारण था। से पूछा जाए कि आखिर जो है जो प्रारंभिक मानव था वो इधर-उधर घूमता क्यों था? और समूह में घूमते थे ये। और इसका मेन कारण है कि भोजन। अगर आपसे सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछिएगा तो यही है। इतने कारण और हैं, वो आप 4 कारण हैं, यहाँ पे दिख जाएँगे। आगे चलते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो आरंभिक मानव था, उसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएँ मिली हैं, जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। जो पुरातत्वविद हैं, उनको कुछ ऐसी वस्तुएँ मिली हैं, हम लोगों ने पिछले अध्याय में बात किया था, उन वस्तुओं को स्रोत कहा जाता है, स्रोत या सोर्स। तो वह वस्तुएँ मिली हैं जिनका उपयोग और निर्माण ये शिकारी और खाद्य संग्राहक यानी फूड गैदरर ये करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। संभव है कि उन्होंने पत्थर से औजार बनाए हों, लकड़ियों से, हड्डियों से। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। हड्डियाँ और लकड़ियाँ तो ये समाप्त हो गई। हड्डियाँ गल जाती हैं, लकड़ियाँ भी गल जाती हैं, लेकिन पत्थरों के जो औजार थे, वो आज भी बचे हैं और यही औजार जो है पुरातत्वविदों को मिले हैं और इन्हीं औजारों से ही इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये औजार आपके सामने है, देखिए कुछ औजार आपके सामने हैं, यहाँ पर भी है और भी बहुत तरह के औजार हैं, ठीक? उसको हम देखेंगे अभी। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर 2 पत्थर के टूल्स हैं, 2 पत्थर के औजार हैं, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएँ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ओके, ये जो है औजार है, ये जड़ खोदने के लिए किया जाता था। दाएँ जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था।
ये जो नुकीला सा पार्ट आप देख रहे हैं, इससे जो है खाल को सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो इस तरह के पत्थरों का उपयोग हमारे आरंभिक मानव करते थे और कोई उनके पास दूसरे टूल्स नहीं थे और जो थे भी तो मिले नहीं हैं। इन्हीं पत्थरों की वजह से आरंभिक मानव के टाइम को कहा गया है पाषाण काल। उनके समय को कहा गया है पाषाण काल यानी स्टोन एज। ठीक है, हम स्टोन एज को पढ़ेंगे ठीक से। आइए देखते हैं यहाँ पर रहने की जगह निर्धारित करना। तो पहले हम पिछले अध्याय में भी देखे थे कि स्थान कहाँ पर रहते थे वो। मानचित्र 2 को देखो, तो ये मानचित्र 2 आपके सामने है। कुछ महत्वपूर्ण पूरा स्थल है यहाँ पर। तो मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है, साइट है, साइट्स कहते हैं, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ये जो लाल त्रिकोण वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, देखिए भीमबेटका है, यहाँ पर कुरनूल की गुफाएं हैं, हुंसगी है और ये देखिए जो तीनों लाल त्रिकोण वाले हैं, इनको कहा गया पूरा पाषाणिक स्थल, पूरा पाषाणिक स्थल या पैलियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट। ओके, अब इन पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, भीमबेटका के बारे में, हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं पर देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जो प्रारंभिक मानव थे, जो पूरा पाषाणिक मानव था, उसके लिए पत्थर बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? पत्थरों से ही ये जो है शिकार करते थे और पत्थरों से ही ये और भी काम किया करते थे, जैसे खोदना, सिलना, खाल उखाड़ना, शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? शैल मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर चित्रकला, पत्थर पर चित्रकारी की गई है। आपके चित्र सामने एक चित्रकारी है। इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। इस चित्र के बारे में आपको बताना है। इस तरह एक जो है जानवर है और उसके पीछे एक मानव है और जानवर भाग रहा है, उसके पीछे मानव भी भाग रहा है। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो इन चित्रों में जंगली जानवरों का चित्रण मिलता है। यहाँ पर जो है भीमबेटका को देखते हैं, आधुनिक मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में है। यहाँ पे है रायसेन जिला है, एमपी में, भोपाल से 45 किलोमीटर की दूर में है। यहाँ पर ये जो है भीमबेटका गुफाएं मिलती हैं। भीमबेटका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह भीम, रामायण के भीम थे, उन्होंने यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया था, इसीलिए इसको भीम बैठका या भीम यहाँ बैठे थे तो भीम बैठका नाम दिया गया है। और ये कहाँ है? रायसेन में है, एमपी में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं, गुफाएं मिली है और कंदरा भी। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी के पास में है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? आपको बताना है। और सिंपल है कि आरंभिक मानव जो था, उसके पास कोई आवास नहीं था, वो इन्हीं कंदराओं और गुफाओं में रहा करता था। ओके, यहाँ पर और भी चित्र आपके सामने है। देखिए, ये भीमबेटका का ही चित्र है, इस तरह से चित्रित किया गया है। और ये एक एनसीईआरटी का चित्र है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पत्थरों पर चित्र है, इसे शैल चित्र कहा जाता है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं द फर्स्ट टू चिप्ड स्टोन्स रिकवर्ड बाय फोर्ट फ्रॉम पल्लवरम एंड अतिरम्पक्कम। यहाँ पर देखिए हैंड एक्स है
और ये क्लीवर है। ये 2 तरह के आपको टूल्स मिलेंगे। ये टूल्स सबसे पहले खोजे गए थे। कब खोजे गए थे? 1863 में। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रुसफोर्ट ने। ब्रुसफोर्ट ये कौन है भाई? ये जियोलॉजिस्ट है, भूवैज्ञानिक है। जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक। जब अंग्रेज यहाँ रहा करते थे तो ये भूवैज्ञानिक थे या भूवेत्ता थे। इन्होंने जो है 1863 में पल्लवरम में एक हैंड एक्स खोजा था। सबसे पहले यही टूल्स मिला था जो आपके सामने है, हैंड एक्स। इसको कहते हैं हैंड एक्स। ठीक है। और यह टूल्स जो है मिला कहाँ था? तो ये पल्लवरम है कहाँ? तो ये चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई यानी मद्रास में है। इसे मद्रास के नाम से पहले जानते थे। और यहाँ पर जो टूल्स मिले हैं उसको मद्रास उद्योग के नाम से जानते हैं, मद्रास इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये टूल्स रखे कहाँ गए हैं? तो चेन्नई के म्यूजियम में रखे गए हैं, सुरक्षित। अतिरमपक्कम यह एक विलेज है, यहाँ से क्लीवर मिला है बाद में। ठीक है, लेकिन पहले हैंड एक्स मिला था। इसको आप जानते रहिए। किससे, किसने ढूंढा था? रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। ओके, आइए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं पुरा स्थल यानी साइट। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे इन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो अगले अध्याय में आप ढेर सारे स्थल साइट्स देखेंगे। देखते हैं आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। पृष्ठ संख्या 12 में है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? राख के अवशेष। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो जो प्रारंभिक मानव थे, जब उन्होंने आग जलाना सीखा तो उनको उससे बहुत फायदा हुआ और कई काम करते थे उससे। ठीक है। यहाँ पर कुरनूल देखते हैं। कुरनूल गुफाएं यहाँ पर है। ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। कुरनूल गुफाएं, कुरनूल गुफा ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में है, इसलिए इनको कुरनूल गुफा कहा जाता है। ये आपको गुफा दिख रही होगी 2 ठो। इसके अलावा भी ढेर सारी गुफाएं इसमें हैं। इनको बेलम गुहलू के नाम से जाना जाता है। ये कई गुफाएं हैं। ये भारत में पाई जाने वाली सेकंड नंबर की गुफा प्रणाली है, दूसरे नंबर की। ठीक है, ये आप जानते रहिए, गुफा प्रणाली है। और जो है इन गुफाओं में लोग आ जा सकते हैं। ये एक पर्यटक स्थल भी है और आप इसे जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें पहली प्राकृतिक गुफा प्रणाली कौन है, तो ये है मेघालय में। मेघालय में गुफा प्रणाली है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रेम लियत प्राहा गुफा। क्रेम लियत प्राहा गुफा। ये कहाँ पे है? मेघालय में है। यह भारत की सबसे बड़ी गुफा प्रणाली है। ओके, क्रेम लियत प्राहा गुफा, ये मेघालय में स्थित है। ओके, तो आप लोग कुरनूल की गुफाएं, यहाँ पर जो है क्या मिला हुआ है? राख के अवशेष मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग आग जलाते थे। यहाँ पर आप जा सकते हैं, इन गुफाओं में घूम सकते हैं। देखिए रास्ता बना हुआ है। बाद में यहाँ जैन भिक्षु और बौद्ध भिक्षु रहे थे। आगे हम और देखते हैं नाम और तिथियां।
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े-बड़े नाम रखे हैं। जिन काल के बारे में हम लोगों ने देखा है, उसके बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। तो जो आरंभिक काल था, वो क्या था? पुरापाषाण काल। पैलियोलिथिक एज यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे है। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। किससे बना है? ये पुरा और पाषाण से बना है। तो इसका मतलब है कि प्राचीन पत्थर। ओके? यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पुरास्थल थे, जो साइट्स थे, वहाँ पत्थर के औजार मिले हैं, इसीलिए इसको पुरापाषाण कहा जाता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी ये जो पुरापाषाण काल है, ये 20 लाख साल से 12,000 साल तक माना जाता है। ओके? इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और ऊपरी यानी उच्च पुरापाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि ये समय बहुत बड़ा है और जो है इसमें कुछ परिवर्तन है, उस परिवर्तन की वजह से 3 कालों में डिवाइड किया गया है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। तो जो मेसोलिथिक एज है, वो 12,000 साल से 10,000 साल तक माना जाता है। ओके? इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। यानी माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, लघु पाषाण एज भी कहा जाता है। तो आप इसे जानते रहिए, माइक्रोलिथिक एज। यानी इस दौरान जो मध्य पाषाण काल था, एक तो ये संक्रमण काल था। क्या था? संक्रमण काल। किसका संक्रमण काल था? ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है मध्य पाषाण काल। ठीक, केवल 2000 सालों का है, सबसे छोटा एज में। ओके, और इसको जो है माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो जो नाम जो साइट्स आज आपको दिखती है, वो आज के नाम है, पहले क्या नाम थे वो पता नहीं है, हमको केवल स्टोन पता है। ठीक है, समझ के चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बदलती जलवायु, क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, कब हुआ? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ कि ठंडी से गर्मी बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जहाँ पर बर्फ जमी हुई थी, बर्फ जो है वो पिघली और वहाँ घास के मैदान बन गए। ओके, इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ऐसे उन जानवरों की वृद्धि हुई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो जब ये जानवर मैदान में आए और उनकी संख्या बढ़ी, जो प्रारंभिक मानव थे वो सोचने लगे कि भाई इनको देखते थे कैसे ये
प्रजनन करते हैं, क्या खाते हैं और इनको देखने पर इनको उनको पता लगा होगा कि भाई इनको हम पालतू बना लें तो बहुत काम के हो जाएँ। तो जो है आगे चल के इनको पालतू बना लिया गया। ओके? अब मानव जो है पशुपालन की तरफ अग्रसर हो गया, पशुपालन की तरफ बढ़ा। आगे देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। जब मौसम बदला, जानवर जो है घास के मैदान में आए, तो हमने बताया कि प्रारंभिक मानव को जो उस समय के पाषाणकालीन मानव थे, उनके दिमाग में ये विचार आया कि हम क्यों ना इन जानवरों को पाल लें और इन घासों को जो घास उगी, जो नए-नए पौधे पैदा हुए, उनको देखकर उनको लगा कि क्यों ना इनको हम पैदा करें, इनको हम उगाएँ। तो इससे जो है खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो जब उन लोगों ने देखा होगा कि कैसे गेहूँ और जौ उगता है और उसके बाद जो है कब वह पककर तैयार होता है, यह देखते-देखते वो धीरे-धीरे इसको उगाने लगे और वो कृषक बन गए। क्या बन गए? कृषक, किसान बन गए, खेती करने लगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। भई जब वो एग्रीकल्चर करने लगे, कृषि करने लगे, तो देखा होगा कि जानवर बहुत से उनके एग्रीकल्चर में, उनके खेत में आ जाया करते रहे होंगे। तो ये बात धीरे-धीरे समझने लगे कि जानवरों को क्या चाहिए। जानवरों को चारा खाना होता था, उसको ऑब्ज़र्व किया होगा, तो धीरे-धीरे उनको पकड़कर पालतू बनाना शुरू कर दिया होगा। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो वह कुत्ता ही था, उसका जंगली पूर्वज था। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे-धीरे उन्होंने देखा होगा और वो पशुपालक बन गए। तो कैसे पशुपालक बन गए, कैसे कृषक बन गए, कैसे खेती करने लगे, ये आप भी थोड़ा-सा इमेजिन कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो पूछा जा सकता है घरेलूकरण क्या है? तो घरेलूकरण क्या है? लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना, इसको कहा गया घरेलूकरण। अप अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। उन जानवरों को पाला गया जो हिंसा नहीं करते थे, यानी जो आक्रमण नहीं करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जंगली सूअर का। ये पालतू सूअर का है और ये जंगली सूअर का है। इनके दांतों में भिन्नता है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है तो आप बता लेंगे। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। यह प्रक्रिया
धीरे-धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं, वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़-बकरी आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि सबसे पहले जो है, जो उगाया गया था पौधा, वो था गेहूँ और जौ, और जो पालतू बनाया गया था, वो था कुत्ता, उसके बाद भेड़-बकरी, ये सब छोटे-छोटे जानवर हैं पालतू बनाए गए थे। और जो आज हम लोग खाते हैं, सही बात है, जो गेहूँ, जौ, जो भी कुछ खाते हैं, वो लंबे समय से एक चयन की प्रक्रिया से गुजरते हुए यहाँ पहुँचे हैं। ठीक, चलते हैं हम आगे। एक नवीन जीवन शैली को देख लेते हैं। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए ये अनाज है। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो इन सब के कारण वो एक अस्थाई जीवन की तरफ बढ़े। कहाँ? अस्थाई जीवन। और इन अस्थाई जीवन के कारण धीरे-धीरे गाँव का विकास हुआ। और जो है आज जो गाँव देखते हैं, उसके बाद इन गाँव से शहरों का विकास हुआ। तो आज आप जो गाँव देखते हैं, इसी प्रक्रिया से गाँव बने। ठीक है? अनाज को जो है, वो बचा के रखना ही था, तो उसको भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो इन अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए क्या, कि मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए गए और टोकरियाँ भी बनाई गईं, या फिर जो है ज़मीन में गड्ढा खोदा गया और वहाँ पे उन्हें रख दिया गया ताकि वो सुरक्षित रहे। सुरक्षित क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करना था, या फिर जो है उनको फिर से बो देना था, फिर से नया पौधा उगाने के लिए बीज के रूप में उनको सुरक्षित रखना था। तो इसके लिए उन्होंने ये काम किया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। तो शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले बहुत मुश्किल है कि वो बर्तन बनाते होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और बर्तनों को लेके जाया भी नहीं जा सकता उनसे, और फिर रखेंगे क्या? जब तक उस जो है एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, तो खेती नहीं करेंगे, तो भोजन के लिए बीज कहाँ से आएगा? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जो जानवर थे, वो एक तरह से खाद्य भंडार थे और चलते फिरते थे, टहलते घूमते। आज भी है। हम लोग आज भी है ना, आपको पता है। जानवर बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है? भोजन के भंडारण का। मतलब कि हमने पशु पाल लिया है, तो इससे हमें भोजन का एक अच्छा भंडार मिल जाएगा। भविष्य में जब भी चाहे तो उसे हम काट के खा सकते हैं। एक दूसरा जो है, हम उससे हमेशा दूध ले सकते हैं। तो ये जो है चलते-फिरते एक तरह के खाद्य भंडार हैं। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या-क्या मिल सकता है, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 12 देखो। तो मानचित्र 2 आपके सामने है और पेज संख्या 12 पर है ये एनसीईआरटी में, तो आप उसे देखेंगे। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? नीले वर्ग को देखना है। ये एक नीला वर्ग है, यहाँ एक नीला वर्ग है।
यहाँ पर 2 नीले वर्ग हैं, यह एक नीला वर्ग है, यह एक नीला वर्ग है, यहाँ पर और यहाँ पर इतने नीले वर्ग हैं, इनको देखना है, तो देख लीजिए। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये जो वर्ग आप देख रहे हैं, यहाँ पर कृषक और पशुपालक है। कौन-कौन? कृषक और पशुपालक थे। यानी ये नवपाषाणिक कालीन बस्तियां हैं। कैसी बस्तियां हैं? नवपाषाण कालीन। यहाँ पर देखिए वर्ग में यहाँ पर लिखा हुआ है नवपाषाण कालिक पुरास्थल। तो ये जो सर्किल है ये नवपाषाण काल का एक पुरास्थल है। ओके, समझ गए? अब इन पुरास्थलों के बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको जानना चाहिए ना? तो हम देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं अभी। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इन पुरास्थलों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा-सा जो है हम समझ लेंगे। चलिए ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, तो पूरे उपमहाद्वीप में पुरास्थल मिले हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमोत्तर भाग में, ये मेहरगढ़ है। आधुनिक कश्मीर में बुर्ज़होम है और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में जो है दावजली हेल्डिंग है और दक्षिणी भारत में हल्लूर और पैमपल्ली है। तो इन सब को जो है आप देख लीजिएगा। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस साइट्स को कैसे पहचाना गया? तो यहाँ पर अनाज के दाने मिले और जानवरों की हड्डियां मिली। उनसे ये क्लियर हुआ कि ये सब साइट्स नवपाषाण काल की है और इनका एज निकाला गया कार्बन डेटिंग से, तो उससे पता चला। ठीक है, आइए कुछ स्थलों को हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। इसमें से देखिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य 8000 साल पहले, वर्ष पहले ये साक्ष्य मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेहरगढ़ यह एक नौपाषाणिक साइट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बुर्ज़होम। ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर जिले में है। श्रीनगर जिले में है और यहाँ पर सबसे ज्यादा नौपाषाणिक टूल्स, नौपाषाणिक औजार मिले हैं। औजार आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा नौपाषाणिक औजार कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज़होम से मिले हैं। एक बात और है कि यहाँ पर गर्त आवास मिला है। गर्त आवास मतलब कि गड्ढे में रहने के आवास। लोग यहाँ के लोग गड्ढे में खोद कर रहते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें चिराद की, तो यह है बिहार के सायण जिले में। कहाँ है? बिहार में है। बिहार के सायण जिले में है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर, यानी बुर्ज़होम के बाद सबसे ज्यादा टूल्स यहाँ से मिले हैं, यानी सेकंड नंबर के टूल्स औजार यहाँ से मिले हैं। ओके, इसके बाद हम अगर बात करें कोल्डिवा और महगड़ा की, तो ये कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है। कहाँ? प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज में। और यहाँ पर से क्या मिला है? तो यहाँ पर
यहाँ पर क्या मिला है? तो यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। कोल्डिवा और महागढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं हल्लूर। क्या है ये? हल्लूर है। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे तो आपको दिखेगा। हल्लूर ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो आप इसे भी जानते रहिए, तुंगभद्रा रिवर। इसके अलावा पयमपल्ली। पयमपल्ली ये तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में है। कहाँ है? तिरुपत्तूर जिले में है। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं जानना है इसके बारे में। और कोई स्थल बच रहा है? दाउजली हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लेते हैं। ये कहाँ है? ये है असम में। कहाँ है? असम में। और ये पूर्वोत्तर राज्य में खोजा जाने वाला पहला साइट है, तो ये भी जानते रहिए कि पूर्वोत्तर राज्य में खोजा जाने वाला पहला साइट है दाउजली हेडिंग। यहाँ पर और भी देख लेते हैं, दो महापाषाणिक बस्तियां भी हैं, तो उसको भी हम समझ लें यहीं पर। देखिए, दक्षिण भारत में ही महापाषाणिक बस्तियां आपको मिलेंगी, ये ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर। देखिए, ब्रह्मगिरी जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। और जो है आदि चन्नलूर ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये महापाषाणिक बस्तियां हैं दो, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते रहिए। ये महापाषाणिक बस्तियां इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी कब्रों पर ढेर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे और ढेर सारे औजार भी रखे गए थे। उन्हीं पत्थरों की वजह से इन बस्तियों को महापाषाणिक बस्तियां कहा जाता है। ये दो ही साइट्स हैं और आपको दक्षिण भारत में ही मिलेंगी। आगे चलते हैं अस्थायी जीवन की ओर। तो अस्थायी जीवन की ओर मतलब कि साथ साथ एक जगह रहने की ओर। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झुपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो अभी हम देखे हैं बुर्ज होम को। ठीक है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। देखिए, नवपाषाण कालीन उपकरण है। जो पूरा पाषाण कालीन उपकरण था वो बहुत बड़े बड़े थे और अनपॉलिश्ड थे, पॉलिश्ड नहीं थे। ठीक, यहाँ पर जो है ये पॉलिश्ड है और ये नवपाषाण युगीन माना गया। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ये आता रहेगा बार बार, तो हम बार बार इसे अच्छे से समझेंगे। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। तो जो नवपाषाणिक उपकरण है उन पे पालिश चढ़ाई जाती थी। क्यों? क्योंकि धार को पैना करने के लिए। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो कुछ औजार हड्डियों के भी थे, जो कि कुछ तो मिली हैं, कुछ नहीं मिली हैं, बहुत सी नहीं मिली हैं। कहीं-कहीं जो है कुछ हड्डियों के औजार भी मिले हैं। यहाँ पर एक पात्र आपको दिख रहा होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जो नवपाषाण युग के जो साइट्स हैं उसमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था।
धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो ये बदलाव एक साथ नहीं हुआ। अभी भी आप देखेंगे बहुत सी जगह पर जहाँ पर अभी भी शिकार करते हैं लोग और वहीं से जीवन यापन करते हैं। उसमें से अंडमान निकोबार ट्राइब्स को देख लेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए वो पात्र है, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर लीजिए। आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, ये करना है हमको किसका? मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो तो मेहरगढ़ यहाँ पर है, आप इसे ढूंढ लीजिए, अभी इसके बारे में बात हम कर चुके हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। इसे कोच्चि का मैदान कहा जाता है। कोच्चि का मैदान। और कहाँ पर है ये? बोलन दर्रे के पास है। हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये कि सबसे पहले अगर पूछा जाए कृषि कहाँ हुआ तो मेहरगढ़ में हुआ, पशुपालन कहाँ हुआ वो भी मेहरगढ़ में हुआ। तो आप इसे जानते रहिए। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यहाँ पर जो है ये इस तरह का साइट मिला हुआ है, इसमें 4 कमरे आपको दिख रहे होंगे और इनमें से कुछ भंडारण के काम में भी थे जिसमें अनाज रखे जाते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़, यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसी कब्रें मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो लोगों के अंदर जो है धार्मिक विश्वास, लोक परलोक की भावना भी ये जागृत हो चुकी थी, हो रही थी और जो है इसलिए उन सब ने ये भी किया कि जब लोग मर जाता था कोई तो उनके साथ जहाँ दफनाया जाता था तो उसके साथ जो है बकरी या बर्तन या बहुत सी चीजें रख देते थे कि भाई मृत्यु के बाद जहाँ भी जाएंगे तो इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो हम चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कब्र का चित्र है और इसमें एक 2 बकरियां दिख रही होंगी आपको, उसकी कंकाल को पहचाना जा सकता है। ये मेहरगढ़ से मिला है। कल्पना करो, तो कल्पना करना है तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। ऐसी कल्पना करिए कि आप जो है पत्थर की गुफा में रह रहे हैं। पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन-कौन सी कहानियां सुनाएंगे? तो यहाँ पे कल्पना करना है, आप कल्पना कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होता है? ये पूर्व कालीन मानव के बारे में है। पूर्व कालीन मानव कैसे थे? आखेटक और खाद्य संग्राहक। उसके बाद नवपाषाण कालीन मानव कैसे हुए? कृषक और पशुपालन। कृषक और पशुपालक, ठीक है, पशुपालक। यहाँ पर नवपाषाण युग है।
तो यहाँ के मानव कैसे हो गए? कृषक और पशुपालक, ठीक है? पुरा स्थल मतलब साइट, वह स्थल जहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें मिली है। उद्योग स्थल जहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक ढेर सारी चीज़ें मिली हैं, उसको उद्योग स्थल कहा जाता है। आवासीय स्थल जहाँ पर लोग रहते थे। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, ये सब आप बात कर चुके हैं। मध्य पाषाण काल को ही लघु पाषाण कहा जाता है। कृषक, किसान और पशुपालक यानी जो पशुओं को पालता है। कब्र, जिसमें लोगों को दफनाया जाता है। इसके अलावा आपके पास सामने क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को देखिए, इसको जो है सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सॉल्व न कर पाए तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जो है उसका उत्तर आपको देंगे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। तो इसे भी आप जानते रहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा जो बात न समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम जो है प्रयास करेंगे कि आपको फिर से वो सारी चीजें रिवाइज कराएंगे। ओके।